जय हिंद। सभी लोग का स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास जो है सो ये 7 होगा। ठीक है, क्लास 7 जैव प्रक्रम का लाइफ प्रोसेस चैप्टर से टॉपिक वाइज प्रॉपर तरीके से एक अच्छे तरीके से और अच्छे वे में क्लास को हम कर रहे हैं। टॉपिक वाइज जो एक भी सब्जेक्टिव और एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को जो है सो एग्जाम से संबंधित और एग्जाम में कहीं से इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव भी बताते चलेंगे कि कहाँ से जो है सो एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बन जाता है। तो आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन को ध्यान से ऑल कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑल इसीलिए कहते हैं कि नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा तो जब वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा आपको चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन गिर जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं कि दंत अस्थिस्य के बारे में। दंत अस्थिस्य क्या होता है? दंत अस्थिस्य के मतलब सीधा सा जो है सो यह क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि हम लोग का दांत अस्थिस्य यानी कि क्षय मतलब क्या होता है? झरना। क्या होता है? झरना या टूटना होता है। तो दंत अस्थिस्य का मतलब बताया, या प्रश्न आप लोग से पूछेगा कि दंत अस्थिक्षय से क्या समझते हैं, दंत अस्थिक्षय क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, तो दंत अस्थिक्षय से क्या मतलब बताया, या इसका यह अभिप्राय है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि दंत अस्थिक्षय का मतलब होता है कि जैसे कि हम चॉकलेट यानी कि मीठा चीज कोई भी हो जो खा लेते हैं और अच्छी तरह से हम अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इस पर जो है मीठा के कारण बैक्टीरिया जो है इस पर पनपने लगता है। बैक्टीरिया अपना इस पर जो है अधिकार जमा लेता है, यानी कि इस पर जो है बैक्टीरिया अपना अम्ल छोड़ने के कारण, कुछ कार्बनिक पदार्थ छोड़ने के कारण कि हमारे दांतों पर यानी कि परत जमा लेता है। क्या करता है? परत जमा लेता है और क्या करता है, वहां पर जमकर हमारे दांतों का जो ऊपरी वाला भाग जो होता है वो इनामेल का बनाता है। और जो अच्छी तरह से दांत जब हम साफ नहीं करते हैं, यानी कि बच्चों में अधिकतर यह देखा जाता है कि उसको हम मीठा चीज या चॉकलेट उकलेट दे देते हैं और वह खा कर ही सो जाता है और दांतों को अच्छी तरह से नहीं साफ करता है, जैसे कि बिस्कुट उस्कुट खा लेता है और उसको अच्छी तरह से साफ नहीं करता है, तो दांतों में क्या होता है कि उसमें जो है सो बैक्टीरिया पनपने लगता है, यानी कि वहाँ उस जगह अनाज सड़ जाता है। सड़ कर उस पर क्या होता है, बैक्टीरिया पनप जाता है और बैक्टीरिया को वहाँ जन्म लेने के बाद क्या होता है कि उस दांतों को धीरे धीरे खा खा कर वह उसको कतर कर उसको समाप्त करने लगता है। यही वह जड़ तक पहुंचने लगता है तो दांतों में जो है क्या दर्द होने लगता है। क्या होता है, यानी कि डेंटाइन, दांत का जो भीतर वाला जो भाग होता है वो डेंटाइन का बनाता है। जब वहां तक पहुंचता है तो क्या होता है कि हमारे दांतों में यानी कि दर्द होने लगता है और हमारे जो काला यानी कि जो कल्ला होता है वो फूल जाता है और फूलने के कारण जब देखते हैं तो दांत जो है सो सारा यानी कि पिलुआ लगा रहता है। तो उसी को क्या कहते हैं, तो दांत अस्थिक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? दांत अस्थिक्षय कहते हैं। यहाँ तक समझ गए? यानी कि दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करना, उस पर बैक्टीरिया को बैठ जाना, उस पर जो है अपना अधिकार कर लेना, बैक्टीरिया को बैठकर दांतों को क्षरण करना, क्या कहता है? दंत अस्थिक्षय कहते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गएंगे। तो अपनी भाषा में लिखते, देखिए प्रश्न लिखा रहता है, देखिए आंसर सभी को एक ही रहता है, लेकिन लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। सभी से अलग आपका आंसर होगा। लिखे आंसर सेम ही है लेकिन लिखने का तरीका और लिखावट अलग होना चाहिए, तभी आप लाखों करोड़ों बच्चों में से जो आप अलग होंगे और आपका मार्क्स भी अलग होगा, क्योंकि आंसर तो सभी लिखने वाले हैं। जैसे कि जय पराक्रम किसे कहते हैं, तो सभी लिख सकता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय पराक्रम कहते हैं। तो आपको लिखावट और लिखने का तरीका अलग होना चाहिए, यानी कि कुछ तो आपको यूनिक होना चाहिए, तब आपको जो है नंबर सबसे अलग मिलेगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। आपको प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो मनुष्य के मुख गुहा में जो है 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां? तो मनुष्य के मुख गुहा, मुख मतलब पहले अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मनुष्य के मुख गुहा, मुख मतलब होता है मुंह और गुहा मतलब होता है इसका खाली जगह। तो इसमें जो होता है यहाँ पर आप लोग को इस तरह देखिएगा, जैसे कि आहार नाल फिगर के तौर पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह का जो होता है, इस तरह का एक ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे कि जो है लाल ग्रंथियां निकलती है जो हमारे भोजन को चिपचिपा, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो क्या करता है कि चिपचिपा यानी कि इसी से लाल ग्रंथियां निकलता है, हमारे भोजन को जो सोनते हैं तो जो वह चिपचिपा यानी कि लस्सा टाइप का बना देता है। तो वही कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, पहला लाल ग्रंथि है पैरोटिड लाल ग्रंथि। पहला क्या है? पैरोटिड लाल ग्रंथि। दूसरा क्या है? तो सब मैंडिबुलर, दूसरा सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि और तीसरा है सबलिंगुअल लाल ग्रंथि। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से मनुष्य में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो आप लोग लिख दीजिएगा मनुष्य में मुख्यतः 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि, तीसरा सब लिंगुअल लाल ग्रंथि। ठीक है,
आगे करते हैं कि ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है, तो मुख गुहा के पीछे वाला भाग, यानी कि यह मुख गुहा है, मुख के पीछे वाला जो भाग होता है, ठीक है, वह ग्रसनी कहलाता है। जैसे कि मान कर चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुख हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान के चलिए मुख गुहा हो जाता है, क्या हो जाता है, यह मुख गुहा हो जाता है। इसके पीछे वाला जो भाग होता है, इसके पीछे वाला जो भाग होता है, इसके पीछे वाला जो भाग होता है क्या कहलाता है, वो ग्रसनी कहलाता है। तो कहता है कि मुख गुहा के पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें दो छिद्र होता है, किसमें, इसमें दो छिद्र होता है। दो छिद्र यानी कि एक होता है निगल द्वार, क्या होता है, एक होता है निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है, और कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाता है। कहता है कि इसमें दो जो है सो क्या कहता है कि इसमें जो है मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें जो ग्रसनी में क्या होता है कि पीछे वाला जो भाग होता है यहाँ वाला, इसमें ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। और इसमें ग्रसनी कहलाता है। इसमें दो छिद्र होता है, पहला होता है निगल द्वार जो आहार नाल के आगे वाला भाग ग्रसनी में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, इसकी आप बात करता है, जिसको कहते हैं इपिग्लोटिक्स। क्या कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, तो इपिग्लोटिक गैस नली में खुलता है, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो इपिग्लोटिक्स कहते हैं। यानी कि दो नली होता है, एक होता है निगल द्वार जो एक होता है कंठ द्वार, यानी कि एक श्वास नली होता है, एक आहार नली होता है। तो यही क्या करता है कि श्वास नली को इपिग्लोटिक्स जो है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे सांस वाला नली में न चला जाए, ठीक है। तो दो नलियां होता है, यहाँ से तो एक ही होता है, लेकिन अंदर जाकर दो नलियों में भाग जो है सो बट जाता है। पहला होता है आहार नली, दूसरा होता है श्वास नली। तो आहार नली में तो आहार जाएगा, आहार यानी कि हम जो कुछ खा रहे हैं वो भोजन जाएगा, और श्वास नली में कि सिर्फ केवल श्वास ही जाएगा। तो इपिग्लोटिक्स जो होता है ये श्वास नली को ढकने का काम करता है, ताकि भोजन जो हम कर रहे हैं वो भोजन क्या हो, हमारे श्वास नली में ना चला जाए, श्वास नली में ना चला जाए, जिसके कारण इपिग्लोटिक जाकर इसको श्वास नली को बंद कर देता है। कभी अचानक देखिएगा कि जल्दीबाजी के चक्कर में, जल्दी जल्दी खाना खाने के चक्कर में क्या होता है कि ये जो है सो स्लोली, यानी कि ये धीमा पड़ जाता है और ये रास्ते में रह जाता है, जिसके कारण अनाज जो है सो हमारे श्वास नली के माध्यम में चला जाता है। तो देखिएगा कि हिचकी आने लगता है, हिचकी आने लगता है, यानी कि नीचे से ये क्या करता है, फोर्स मारता है कि अनाज को, कि इधर तुम्हारा रास्ता नहीं, इधर क्या कहाँ आ रहे हो, निकलो निकलो निकलो, ठीक है। तो और देखिएगा कि जो नहीं निकला है तो एकदम कौस का सर किया जाता है, जिसके कारण जो है सो नाकुक में से जो है सो वो अनाज जो है सो निकलने लगता है, जो भी हम पदार्थ खाते हैं, ठीक है। तो इतना तक समझ गए होंगे। आगे कर लेते हैं ग्रास नली क्या होता है। ग्रसनी समझ गए कि मुख गुहा का पिछला भाग होता है, इसमें दो छिद्र होते हैं, एक होता है श्वास नली यानी कि एक होता है आहार नली, यानी कि श्वास नली को निगल द्वार कहते हैं, जो आहार नली के पिछले वाला भाग होता है क्या होता है, इसमें कंठ द्वार, ठीक है। आगे है ग्रास नली। ग्रास नली मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचाता है। ग्रास नली किसे कहते हैं कि मुख गुहा में जो भी हमारा ग्रंथि या से जो निकलता है लार, यानी कि लेर जिसको कहते हैं लेर, वो हमारा भोजन में सौना जाता है, यानी कि मिल जाता है, और उसको क्या करता है कि निगल द्वार क्या करता है, उसको मुख गुहा से लार से सना हुआ, यानी कि मुंह में जो भी हमारा लार सना हुआ था लेर, वो भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचा है। निगल द्वार के द्वार मतलब क्या होता है, रास्ता। तो निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन, यानी कि जब भोजन पहुंचता है तो निगल द्वार वाला जो नली होता है, मान के चलिए यह नली हो गया, ठीक है, नली हो गया, इसमें क्या होता है कि संकुचन होने लगता है। क्या होता है, संकुचन होने लगता है, इस तरह का, ठीक है, कहीं पचकता है कहीं फूलता है, संकुचन यानी कि सिकुड़न और शिथिलन होने लगता है, जिसके कारण अनाज जैसे कि एना ना फूलेगा, ऐसे फूलेगा, तो अनाज जो धीरे धीरे नीचे, ऐसा नहीं कि खाए और हचाक सी नीचे चला गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अनाज जो खाए हुए पदार्थ उसको धीरे धीरे इस तरह का नीचे आता है, धीरे धीरे, ठीक है। इस तरह का संकुचन या शिथिलन फैलाव जो है शुरू हो जाता है, जिसके क्रमानुकुंचन कहते हैं। यानी कि जब हम जो भोजन खाते हैं, ग्रास नली में जो भी भोजन जाता है, तो हचाक सिबर खाना खाए एकदम हड़ाक सिबर पेट में नहीं जाता है, वो धीरे धीरे संकुचन के माध्यम से इस तरह का करता है, कभी फैलता है कभी सिकुड़ता है, और इसके कारण नीचे जो अनाज जाता है। इसी को, इस प्रक्रिया को, यानी कि फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को क्रमानुकुंचन कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया ग्रास नली। आगे आते हैं अमाशय। अमाशय क्या होता है, तो यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होता है। क्या होता है, एक चौड़ा थैली के जैसी रचना होता है, ठीक है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से
बाईं ओर होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। उदर गुहा के बाईं ओर यानी कि इस तरफ रहता है, क्या रहता है, इस तरफ रहता है, बाईं ओर। ये हो गया दाहिना तरफ, ये उदर गुहा के बाईं तरफ जो है स्थित रहता है। आगे अमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। कभी कभी आप लोग को पूछा जाएगा कि अमाशय के कितने भाग होते हैं, अमाशय कितने भागों में बांटा होता है, तो आप लोग लिख दीजिएगा अमाशय के 3 भागों में बांटा होता है। अमाशय कितने भागों में बांटा होता है, तो अमाशय 3 भागों में बांटा होता है। अमाशय कब पूछेगा, अमाशय ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, अमाशय में कितने भागों में बांटा होता है, तो अमाशय कितने भागों में, 3 भागों में अमाशय बांटा होता है। पहला भाग, अगला वाला भाग को कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं, अगला वाला भाग को कहते हैं कार्डियक कहते हैं, अगला वाला भाग को कार्डियक तथा पिछला वाला भाग को पाइलोरिक कहते हैं। अगला वाला भाग कार्डियक यानी कि 3 भाग, अगला कार्डियक, दूसरा पाइलोरिक और तीसरा फंडिक कहलाता है। क्या कहलाता है, तीसरा फंडिक कहलाता है। यानी कि अगला वाला भाग जैसे, यानी कि अमाशय हम लिख सकते हैं कि अमाशय एक चौड़ी थैली की जैसी रचना होती है जो 3 भागों में बांटा होता है। पहला वाला भाग कार्डियक कहलाता है, पहला वाला भाग कार्डियक कहलाता है, ठीक है। इसके पिछला वाला भाग क्या कहलाता है, तो इसके पिछला वाला भाग जो होता है वो फंडिक कहलाता है। और जैसे बीच, यानी कि सीधा सीधा आप लोग कह सकते हैं कि पहला वाला भाग कार्डियक, दूसरा पाइलोरिक और तीसरा फंडिक होता है। क्या होता है, फंडिक होता है। तो अमाशय 3 भागों में बांटा होता है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं कि जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार की। प्रश्न पूछेगा कि जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं कि वो 3 कौन कौन प्रकार के होता है। पहला होता है सलेस्मा या म्यूकस कोशिकाएं। क्या होता है, सलेस्मा, पहला कोशिकाएं जो होता है जठर ग्रंथि का वो सलेस्मा या म्यूकस कोशिकाएं होता है। दूसरा होता है अम्लजन कोशिकाएं, दूसरा क्या होता है, भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं। तीसरा होता है मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव मतलब क्या होता है, यानी कि बहना, निकलना, ठीक है। शराब का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। यानी कि तीनों कोशिकाओं, पहला क्या होगा, जठर ग्रंथियों की 3 कोशिकाएं, पहला सलेस्मा या म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, तीसरा होता है मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। इन 3 प्रकार की कोशिकाओं के स्राव से, इन 3 प्रकार के कोशिकाओं के निकलने से क्या होता है, जठर रस कहलाता है। इन तीनों प्रकार के कोशिकाओं निकलता है तो क्या कहलाता है, जठर रस, यानी कि जठर जूस कहलाता है, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे है जठर रस में हाइड्रोलिक अम्ल जो है निकलता है। क्या होता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको क्या कहते हैं, तो जिसको कहते हैं HCl। क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं HCl, HCl कहते हैं, जिसको HCl कहते हैं। जठर रस आप लोग को बता दे, प्रतिदिन एक मनुष्य में 3 लीटर स्रावित होता है। कितना लीटर, 3 लीटर स्रावित होता है, 3 लीटर स्रावित होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक मनुष्य में जठर रस जो है सो प्रतिदिन कितने लीटर स्रावित यानी कि निकलता है, तो 3 लीटर स्रावित हो जाता है। अगर इसको ज्यादा निकल जाने से क्या होता है कि अगर यह जठर रस ज्यादा निकल जाता है तो म्यूकस जो होता है वो हमारी आंतों, मान कर चलिए क्या है कि ये हमारी आंतों है, क्या है, ये हमारी आंतें हैं, ठीक है। ये हमारी आंतें, आंतें में म्यूकस यानी कि एक परत अंदर से जो है सो चिपका रहता है। जैसे कि कहीं, जैसे कि देखिए मान कर चलिए कि ये दीवार है, दीवार पर जैसे प्लास्टर करते हैं तो एक दूसरा परत हो जाता है, फिर एक और प्लास्टर करेंगे तो तीसरा परत हो। तो उसी तरह हमारे आंत के अमाशय में क्या होता है कि जो सो अंदर से एक परत जो होता है जो म्यूकस होता है, ठीक है। हमारे आंतों में हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि जितना भी हाइड्रोक्लोरिक या जठर रस यानी कि मुंह से जो हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है कि हमारे भोजन के साथ आए हुए काफी सारे बैक्टीरिया वायरस को क्या करता है कि नष्ट करने का काम करता है। फिर यहाँ जो हाइड्रोक्लोरिक का काम निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अणु जो अमाशय में ही निकलता है, जिसको HCl कहते हैं। क्या कहते हैं, HCl कहते हैं। कभी कभी पूछा जाएगा कि HCl अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, तो आप लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है कि HCl क्या है, तो HCl एक अम्लीय है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल जहां लाग जाए उसका मतलब क्या होता है, वो अम्लीय होता है। और अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। और क्षारीय का स्वाद जो होता है कड़वा होता है, यानी कि तीखा खाने, जैसे कि नीम का पत्ता हो गया, सागा चिरौता हो गया, जैसे कि। और उदासीन में उसमें कोई स्वाद ही नहीं रहता है, ठीक है। तो 7 से जिसका pH मान कम हो, जितना कम होगा वो अम्लीय यानी कि खट्टा होगा, और 7 होगा वो उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा वो कड़वा होगा, ठीक है। स्वाद भी बता दिए इन सभी का। तो आगे जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो म्यूकस या सलेस्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजिन होता है,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का शराब अम्लजन कोशिकाओं से होता है। देखिए प्रश्न आप लोग को कहाँ से पूछेगा आप लोग से यहाँ से कि अम्लजन यानी कि ऐसे ही नहीं लिख दिया है, इसी कारण जैसे आपको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का शराब यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है, प्रश्न आप लोग से पूछेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो शराब होता है उस अम्लजन कोशिकाओं से होता है। कहाँ से होता है, तो अम्लजन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का शराब होता है। पूछेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का शराब यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है, तो अम्लजन कोशिकाओं से निकलता है, इतना लिख दीजिएगा, या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको सही हो जाएगा। आगे अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त यानी कि अमाशय में किस किस चीज का पाचन होता है, ठीक है, बहुत सारे पदार्थ खाते हैं, विटामिन प्रोटीन्स यानी कि बहुत सारे खाते हैं, वासा उसा खाते हैं। वासा क्या हो गया, वासा जैसे कि चिपचिपा हो गया, जैसे घी वो क्या हो गया, वासा हो गया, ठीक है। पूछेगा प्रश्न में कि आप लोग को कि वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है, तो वसा को लाइपेस पचाता है। क्या पचाता है, लाइपेस। अब याद कैसे रखेंगे, तो वसा मतलब घी हो गया, डल्डा हो गया, ये सब क्या हो गया, तो वसा को जैसे कि घी को हम क्या कहते हैं, रोटी में लपेस कर खाते हैं, क्या कहते हैं, लपेस कर, यानी कि एकदम लगा कर खाते हैं, लपेस कर, तो क्या हो गया, लाइपेज, लसे लाइपेज और वसे वसा, ठीक है। ऐसे याद रहे, वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेस एंजाइम करता है। आगे है कि अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है, शुरू होता है। तो अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त यानी कि प्रोटीन के अलावा भी भोजन के वसा का भी पाचन कहाँ होता है, तो अमाशय में पाचन का शुरू होता है। आगे वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर कह दिया गया है कि वसा का आंशिक पाचन यानी कि पूर्ण पाचन जो सो गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। अगर लाइपोस भी आप लोग लाइपेज भी याद रखिएगा तो आप लोग का सही हो जाएगा। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को पाचन वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है सो वसा को किस में बदलता है, कभी कभी आप लोग से पूछेगा प्रश्न में कि गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को किस में बदलता है, तो लाइपेज वसा को वसा अम्ल में, अम्ल यानी कि खट्टा में बदल देता है, ठीक है, तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। अमाशय में क्या होता है कि यानी कि पच पुच के एकदम क्या होता है, अनाज जो होता है जो भोजन करते हैं वो लेई के तरह हो जाता है। लेई समझ रहे होंगे आप लोग, जैसे कि मानकर चलिए किसी पोस्टर को चिपकाना हो तो लेई देखे होंगे ना, लेई गोंद उस तरह का, जैसे कि गेहूं के आटा को जो लेई बनाते हैं उस तरह का, यानी कि उसको बरकाने यानी कि सिझा, लेई को आग पर सिझाने से पहले जो जिस तरह आटा को घोल देते हैं उसके, जैसे कि मान के चलिए कचरी बनाते समय मैदा को घोल देते हैं उस तरह, उसी तरह जैसे वसा में पचने के कारण अमाशय में अब भोजन क्या कहलाता है, स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, गाढ़ा लेई की तरह हो जाता है और हो जाता है जिसे कायम कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमाशय में भोजन के पाचने के बाद जो लेई होता है वो किस तरह का होता है, तो गाढ़े लेई की तरह होता है, जिसे क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। कायम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है, ठीक है। तो अमाशय क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग को यहाँ भी कि अमाशय कायम जो है अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा जो से कहाँ पहुंचता है, तो छोटी आंत में पहुंचता है। ऑप्शन के अनुसार टिक कर दीजिएगा। प्रश्न पूछेगा कि कायम जो होता है, कायम किसको कहते हैं, तो अब छोटी अमाशय में भोजन के पचे हुए गाढ़े लेई को क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। तो कायम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा, किस छिद्र के द्वारा, पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अन्य स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिएगा, जो स्टूडेंट तक जो सो मेरा मेहनत जो है सो अन्य स्टूडेंट तक, सभी स्टूडेंट तक पहुंच जाए जो भी बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं एकदम आसान से और बारीकी तरीका से, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है, जो भी आप लोग का प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, ठीक है। एग्जामिनेशन मास्टर बाय DK यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटी यहाँ से संबंधित, और अगला वीडियो जो होगा 8वां पार्ट, उसमें जो सो आपका जैव प्रक्रम खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज करेंगे। जैसे कि जैव प्रक्रम खत्म होगा तो आपको जैव प्रक्रम का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का जितना भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, सभी के सभी पूछा हुआ प्रश्न लेकर आएंगे। 4-5-7 साल का प्रश्न होगा, वो सभी जो कब पूछा गया वो सब प्रश्न लेकर आएंगे आप लोग को टेस्ट के तौर पर, टेस्ट सीरीज के तौर पर वो आपको लाइव होगा, ठीक है। आपको आपके अनुसार आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा समय जो सो सुटेबल, यानी कि कौन सा समय जो कंफर्टेबल होगा, अच्छा होगा, जिसमें आप लोग लाइव जुड़ सकते हैं टेस्ट के लिए। तो एक पार्ट और बनेगा 8वां, उसके कारण जो उसमें जो आपका जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस चैप्टर जो पहला वो खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना है। सभी लोग का जय हिंद, वेलकम।